हाय फ्रेंड्स, किताबें में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे चांद चाहिए कि खंड 3 में आज हम सुनेंगे वर्षा जी का निवास। सुबह 6 बजे रोशनी हुई और शहनाई के सुर कोच में भरने लगे। वर्षा ने मुंह पर ओढ़ी हुई चादर खींची। विस्मृति लोक से वास्तविक संसार तक वापस लौटे में कुछ क्षण लगे। अधमुंदी आंखें धीरे धीरे खुली, हाथ ऊपर उठाए और छोटी सी अंगड़ाई ली। देवियों और सज्जनों, सुप्रभात। ध्वनि विस्तारक पे आवाज आई। आशा है आपको अच्छी नींद आई। सुबह की चाय कुछ ही देर में आपको दी जा रही है। हमारी गाड़ी ठीक समय पे चल रही है। खिड़की का पर्दा खींचा तो दौड़ती हुई ट्रेन से सुबह का सुहानापन आंखों में भर उठा। हरियाली के बीच बीच में ऊंचे ऊंचे पेड़ों का आनंद सिलसिला था। आकाश के पूर्वी कोने में उजास भरी थी। उस पर के अनगिनत पारदर्शी आवरण एक एक करके उठ रहे थे। लगता था हर पल आलोक बढ़ता जा रहा हो। एक पतली सी नदी आई। पुल के खंभों की खट खट हुई। फिर नदी यूं तेजी से पीछे खिसकने लगी जैसे कोई मछुआ जाल में फंसाकर खींचने लगा हो। प्लीज, पीछे के बच्चे ने उसकी कुर्सी पर टिक टिक की। वर्षा ने रिलैक्सिंग स्थिति से कुर्सी सीधी कर ली। चाय। वेटर ने थर्मस बढ़ाया। वर्षा ने सामने की कुर्सी से बोर्ड का हुक हटाया, चाय ढक्कन में उड़ेली और बड़ा सा घूंट लिया। गर्माहट की रेखा भीतर एक खिंच गई, भला लगा। पर्स से कंघी निकालकर बाल संवारने लगी। नींद उखड़ी सी आई पर आराम मिल गया था। उसने छोटे से आईने में अक्स देखा। चेहरे पे सांवले रूखेपन की परत छींचने लगी थी। वर्षा। उसे देखते ही अनुपमा उमंग से लपकी। वर्षा ने अनुपमा को बाहों में भरा तो अनुपमा ने उसका चुंबन ले लिया। वर्षा, तुम्हारे बिना बहुत सूना लग रहा था। मैंने भी तुम्हें मिस किया। झुमकी मुस्कान के साथ निकली और वर्षा के हाथ से सूटकेस ले लिया। इतने दिनों बाद घर में होना मधुर सा लग रहा है, जैसे किसी अंधेरी गुफा में बंदी रहने के बाद लौटी हो। ड्राइंग रूम में आकर वर्षा सोफे पर पसर गई। पहली फिल्म का अनुभव कैसा रहा? बहुत उत्तेजक पर थका देने वाला। चेहरा कुमला गया है। अनुपमा ने उसके माथे पे हाथ रखा। गर्मियाँ, रेगिस्तान और लाइटिंग की तपिश, आउटडोर में सुलगती रेत और रिफ्लेक्टर की आंच। पहली बार अफसोस हो रहा है कि हमारे यहाँ एयर कंडीशनर नहीं। स्नेह जी और चतुर्भुज जी सुनेंगे तो हमें कच्चा चबा जाएंगे। वर्षा मुस्कुराई, फिर स्नेह की नकल की। अभी तुमने जुम्मा जुम्मा एक आर्ट फिल्म की और तुम्हें गर्मी भी लगने लगी। फिर चतुर्भुज का स्वांग भरा। कुमारी, तुमने एक अदद एयर कंडीशनर के लिए अपनी आत्मा को बेच दिया। झुमकी जग में लस्सी लिए आई जिसमें बर्फ के टुकड़े तैर रहे थे। वर्षा किलकारी मारकर उठ बैठी। एक गिलास भरा और गटागट पीने लगी। लगभग 3 दिन वर्षा एक तरह से सोती ही रही। 5-6 घंटे बाद उठती। दिन होता तो झुमकी से खाने की प्लेट ले लेती। देर रात होती तो फ्रिज से कुछ निकाल लेती। फिर ठंडे पानी की एक बोतल खाली करके लड़खड़ाती हुई बिस्तर पे लुढ़क जाती। इस दौरान वह नींद की विभिन्न अवस्थाओं में रही। कभी लहंगे की पटलियां कमरे में खोसे ऊंट की एक पीठ पे लू के थपेड़ों के बीच रेत के ठूह पार किए। कभी नाक में चांदी की नथ पहने केसर कस्तूरी के तरंग में लंबी तान ली। कभी छिटकी चांदी में खेजड़े के पेड़ से टिके मोर चंग के सुर निकाले। मीरा ने चाय का गिलास बढ़ाया तो थैंक्स के साथ ले लिया। कट। सिद्धार्थ की आवाज सुनाई तो सुकुचाकर बोली, सॉरी। अम्मल लोगी। सुमेरा ने अफीम की डली बढ़ाई तो उसने मुंह में रख ली। लाइट, कैमरा और एक्शन की ध्वनियां कानों में ओवरलैप होती रहीं। शाम के झुटपुटे में वह झोपड़ी में घुसी तो सुनहरो बालों वाली एक गोरी तौलिया लपेटे चूल्हे के पास बैठी बंजारे की रोटी सेक रही थी। कौन हो तुम? उसने आवेश से पूछा। मेरे घर में क्या कर रही हो? सुमेरा ने तुम्हें छोड़कर मुझे रख लिया है, उसने हल्की स्वर में कहा। खट खट खट। आर्ट डायरेक्टर उसकी हथेली पर कील ठोक रहा था। स्माइल। स्टिल फोटोग्राफर उसे फोकस में लेता हुआ चिल्लाया, तुम्हारा स्पर्श मेरे लिए ऐसा ही है जैसे मोरचंग पर किसी की सांस। जुगनी ने तान छेड़ दी थी। किसी ने उसके तान की जिप खोली, फिर उसे कंधों से सरकाने लगा। छाया, तंग मत करो। वर्षा कुनमुनाई। धीरे धीरे वर्षा की पलकें खुली। चीर परिचित मुखड़ा उस पर झुका हुआ मुस्कुरा रहा था। डार्लिंग, तुम्हारी स्किन कैसी झुलस गई है। शिवानी ने नरमी से उसका माथा सहलाया, फिर उसके अधर चूम लिए। शिवानी। वर्षा का असमंजस धीरे धीरे विलीन हुआ। तुम कब आई? थोड़ी देर हुई। शिवानी ने उसके बालों में उंगलियां उलझा ली। थकान है और सोओगी? वर्षा एकटक उसे देख रही थी। तुम्हें कितने दिनों के बाद देखा, पर आंखों में कैसी धूप भर गई है। शिवानी ने उसे खड़ा किया, फिर कप्तान पहनाकर जिप लगा दी। अभी नहाना नहीं, क्रीम को झप होने दो। वर्षा ने हामी में सिर हिलाया, फिर बिस्तर पे बैठ गई। पल भर चुप रही, फिर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं सुबह से सो रही हूँ। सुबह से? शिवानी ने कौतुक से उसे देखा। शिवानी दीदी, चाय लाऊं? पर्दे के पार से झुमकी ने पूछा। लाओ। झुमकी हंसती हुई आई। शुक्र है भगवान का। वर्षा दीदी को बैठे हुए तो देखा। झुमकी, मैं कब से सो रही हूँ? वर्षा ने झेपी मुस्कान से पूछा। 3 दिन से। झुमकी ने ट्रे बिस्तर पे रखी। मैं खीर के साथ पुलाव या खिचड़ी की कटोरी फ्रिज में रखती थी। तुम आधी रात को साफ करके फिर सो जाती थी। मुझे मालूम नहीं था फिल्म के एक्टर को इतनी मेहनत करनी होती है। शिवानी बोली। कहो आर्ट फिल्म के एक्टर को। वर्षा धीरे धीरे सजग हो रही थी। सिद्धार्थ ने बताया, व्यावसायिक फिल्म होती तो या तो स्टूडियो में ही रेगिस्तान का सेट लगाया
या जोधपुर के 5 स्टार होटल में स्टार ठहरते और एक आध दिन झुलसती धूप में शूटिंग करने के बाद आउटडोर लोकेशंस को इंडोर में बदलवा देते। झुमकी ने दोनों को प्याले दिए। क्या किया इतने दिन? प्रेम, शिवानी ने स्निग्ध मुस्कान दी। वर्षा ने लक्ष्य किया। शिवानी की आंखों में अनुराग के डोरे थे। तुम कल शाम हमारे यहाँ खाने पे आ रही हो, लोधी रोड पे। अश्विन भी आ रहा है। वर्षा को अश्विन अच्छे लगे थे और जैसे आतुर भाव से उनकी आंखें शिवानी का पीछा करती थी, उससे वर्षा को पुलक भरी आश्वस्ति महसूस हुई थी। कल की मीटिंग एक तरह से पहली स्क्रीनिंग है। शिवानी संजीदा हो गई थी। इसमें अश्विन का अभी सामान्य परीक्षण होगा। कैमरे में कैसे घुसता है, अभिवादन व बात कैसे करता है, बैठता और हंसता कैसे है, प्रतिवाद करने का ढंग क्या है, इसके सबके आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण होगा। शिवानी पल भर ठिठकी। तुम्हें मेरे साथ ही पहुंचना है 6 बजे के आसपास। तुमसे भी तुम्हारी राय पूछी जाएगी। अच्छा? डैडी और भैया की अकेली लाडली हूँ, जायदाद की आधी वारिस, बिजनेस की आधी पार्टनर। शिवानी के स्वर में विवशता थी। मेरा हाथ पाने के लिए अश्विन को लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। ऐसी बातें सुनकर आज वर्षा को अपने ऊपर दया कम आई। अपनी स्थिति के लाभकारी बिंदु ज़्यादा उजागर हुए। यह क्या छोटी बात है कि वह अपने से संबंधित कोई भी निर्णय स्वयं ले सकती है? ये कहाँ से आए? झुमकी प्याले उठाने आई तो वर्षा की निगाह कोने के स्टूल पे रखे निविया के 2 जोड़े पे पड़ी। शिवानी दीदी लाई है, झुमकी बोली। मैंने फ़ोन पे बता दिया था। झुमकी 3 दिन में 3 बार मालिश कर देना। शिवानी ने निर्देश दिया। 2 हफ्तों में स्किन नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा दीदी, झुमकी बाहर जाते जाते चंचलता से मुस्कुराई। वैसे असली हुनर तो आपके हाथ में है। वर्षा दीदी को मालूम भी नहीं हुआ कि कब उनकी जिप वर्षा और शिवानी की नज़र मिली। दोनों मुस्कुराई। वर्षा ने शिवानी के गले में हाथ डाल लाड़ से उसे अपने से सटा लिया। तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। चतुर्भुज से इस बार लड़ाई हो गई। सुबह लोधी गार्डन में जॉगिंग करते हुए अनुपमा ने कहा। मुझे ताज्जुब नहीं हुआ। कदम मिलाते हुए वर्षा बोली। वैसे वजह क्या थी? वह 2 महीनों के वर्कशॉप पे इंदौर जा रहे थे। मुझे साथ ले जाने के लिए जिद पकड़े हुए थे। मैंने कहा 2-3 हफ्तों के लिए निकल सकती हूँ अगर तुम मेरी पसंद का नाटक करो। यह तुम्हारी ज्यादती है अनुपमा। कुछ क्षण चुप्पी रही। साथ साथ उठते हुए पाँवों की लय और तेज होती हुई सांसों की गति। मैंने सोचा था यह शादी मुझे खुशी देगी। यह तुमने कैसे सोच लिया था? वर्षा ने रुमाल से माथे की नमी सोखी। उन दिनों मैं पूरी तरह इस बात से मोहित थी कि हम दोनों की पृष्ठभूमि बिल्कुल उल्टी है। अब मुझे लगता है कि मेरे तथाकथित आकर्षण के पीछे चतुर्भुज के आम आदमी होने का तथ्य था, जिसके आसपास मेरी रंगमंचीय गतिविधियां केंद्रित थी। मैंने अपने वैचारिक सरोकार को ज्यादा ही खींच लिया। वर्षा ने समझा था बात खत्म हो गई, पर अपनी धुरी पर गोल गोल घूमने वाले गोलाकार गेट से बाहर निकलते ही अनुपमा फिर बोली। चंद दिनों बाद ही उसका सॉफ्टिकेटेड न होना उसकी एथेनिक्स खलने लगा। 2 घंटों के लिए मिलने वाले एक रंगमंचे दोस्त के रूप में जो बातें अच्छी लगती थी, वह बिस्तर पे साथ सोने वाले पुरुष के रूप में नागवार गुजरने लगी। तो तुमने अपनी मनोदशा का सही विश्लेषण कर लिया है। दोनों हाफते हुए बरामदे की कुर्सियों पर बैठी। झुमकी पानी का जग और गिलास ले आई। वर्षा ने क्यारी पर झुककर मुंह पर ठंडे पानी के छींटे मारे। मम्मी ने चाय पी? अनुपमा ने एक सांस में आधा गिलास पीकर पूछा। हाँ, पूजा कर रही हैं। कमरे में आसन संकट का तनाव था। नाश्ते के बाद मेज साफ हो चुकी थी। झुमकी ने मम्मी के आदेशानुसार उनके सूटकेस से सफ़ेद लिफाफा निकालकर सामने रख दिया था और भीतरी आंगन में चली गई थी। अनुपमा हथेली पर ठुड्डी टिकाए एकाएक सामने देख रही थी। वर्षा ने अखबार संभाला और निशब्द उठने लगी। वर्षा तुम बैठो, मम्मी स्थिर स्वर में बोली। अनुपमा के डैडी ने कहा है वर्षा के सामने बात करना। वर्षा चुपचाप अपनी जगह बैठ गई। मम्मी ने लिफाफे से 2 तस्वीरें निकाली। दोनों अच्छे परिवारों के लड़के हैं। दिनेश भोपाल में घर का बिजनेस करता है, राकेश BHEL में इंजीनियर है। उन्होंने तस्वीरें मेज पे अनुपमा के सामने रख दी। दोनों को तुम्हारी तस्वीर पसंद आई है? दिनेश ने हाँ कर दिया। राकेश यहाँ आकर तुमसे मिलना चाहता है। अनुपमा कुछ क्षण पूर्ववत सामने देखती रही, फिर पूछा डैडी की तबीयत अब कैसी है? तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। मम्मी के स्वर में आक्रोश भरा आरोप था। डॉक्टर ने कहा है इनके दिल को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। उनसे कैसे कहा जाए कि घर की बेटी ही। मम्मी, अनुपमा ने मेज पे रखे मम्मी के हाथ पे हाथ रखा। तुम भी मेरे खिलाफ हो गई हो। तुम्हारी जो जायज बात थी हमने उसमें हमेशा तुम्हारा साथ दिया। मम्मी ने अपनी भरपूर दृष्टि से जैसे वर्षा के सहयोग को अभिव्यक्त कर दिया। हम तुम्हें डॉक्टर बनाना चाहते तो तुमने कहा मेरी दिलचस्पी म्यूजिक में है। मैंने कहा ठीक है। फिर तुमने कहा मेरी दिलचस्पी ड्रामा में है। मैंने कहा ठीक है। हम क्या चाहते थे कि तुम्हारी खुशी से खुश हो। फिर तुमने किसी से बिना पूछे उस सड़क छाप नौटंकी वाले से गठबंधन कर लिया। हमारी तई तुम्हारी कोई जवाबदेही नहीं, तुम्हारा हम पे कोई अधिकार नहीं। इस शादी से खुशी तो तुम्हें क्या मिलनी थी? तुम्हारा मानसिक क्लेश और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि उसके साथ तुम्हारा कोई मेल नहीं। पाँव पोष सुहाग सेज पे शोभा पा सकता है? तुम्हारे डैडी तो कहते हैं मर गई अनुपमा, पर क्या करूं, माँ का दिल है, नहीं मानता। मम्मी की रुलाई फूट पड़ी। कुछ क्षणों आवेग बहुत तीक्ष्ण था। बचपन से लेकर अब तक तुम्हारी कौन सी खुशी नहीं मानी, कौन सी ख्वाहिश नहीं मानी, तुम्हारी कौन सी चाह में रुकावट डाली, उसकी तुमने ऐसी सजा दी। संतान होती किस लिए है? मन का संताप दूर करने के लिए कि कलेजे में कटार भोंकने के लिए? अनुपमा चुपचाप नीचे देख रही थी।
तुम्हारे डैडी से हाथ जोड़कर मैं आखिरी बार बात करने आई हूँ। मम्मी पल्लू से आंखें पोंछकर तन गई। आज फैसला होकर रहेगा। मम्मी ने दो टूक भाव से अनुपमा को देखा। बोलो क्या कहती हो? मैं क्या कहूँ मम्मी? अनुपमा की आवाज़ भर्रा गई। मैं बहुत उलझन में हूँ। कैसी उलझन? मैं यहाँ जो काम कर रही हूँ वह छोड़ना नहीं चाहती। मम्मी ने पल भर सोचा। ठीक है, हम तुम पर जोर नहीं डालेंगे। मुझे अपने भीतर सब धुंधला लगता है। मतलब? मम्मी ने अनुपमा को देखा। मैंने ब्याह की वजह से औरतों के इतने तरह के दुख देखे हैं कि मुझ में ऐसी कोई चाह नहीं जगती। यह कैसी बात हुई? जो शमशान में अर्थी फूकता है वह क्या अपने बसेरे में आग लगा देता है? क्या तुम्हारी मिसेज जुत्सी ने घर नहीं बसाया? मुझे ले चलो उनके पास। मैं हाथ जोड़कर उनसे पूछूंगी कि दुखियारी औरतों का दुख सुनने वाली को क्या अपने श्रृंगार का भी स्यापा कर लेना चाहिए? मम्मी हर एक के आगे हाथ जोड़ने को तैयार थी। उनके चेहरे पे ऐसी कातरता थी कि वर्षा पसीज उठी। अच्छा मम्मी, मुझे थोड़ा सा समय दो, अभी मेरा मन आपे में नहीं। मम्मी ने पल भर उसे देखा। ठीक है, कुछ क्षण सोचा। तुम रक्षाबंधन पे घर आओगी, तभी बात होगी। अगर डैडी घर में घुसने देंगे तो मैं भैया को राखी बांधने जरूर आऊंगी। अगर शाम को भूली घर वापस लौट रही हो तो डैडी क्यों घर में घुसने नहीं देंगे? अनुपमा आवेग से थरथराई, फिर अपने को संभाला। मेरी एक विनती है। मम्मी ने निगाह उठाई। अभी किसी को मुझे देखने के लिए यहाँ मत भेजना। ठीक है। अब स्वर बदल गया था। उसमें विरोध की विभाजन रेखा की तीक्ष्णता नहीं थी। इतनी बात और साफ हो जाए कि अब उस फटीचर से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। अनुपमा ने हामी में सिर हिलाने के लिए कुछ पल लिए। तुम्हारे डैडी तो केस करने पे उतारू थे। मैं नहीं कहा कि हमारे ही नाम पे लोग थूकेंगे। मम्मी ने वैसी ही गहरी सांस ली जो जवान बेटी की माँ ही ले सकती है। लड़की वाले हैं, हर तरह से हमारी ही नाक नीची होगी। अनुपमा सिर झुकाए बैठी थी जैसे अपनी करनी पे पछतावे से भरी हुई हो। वर्षा को उसके तथाकथित ब्याह की याद आई जब अनुपमा रंगीन साड़ी और आभूषणों में दमक रही थी। तब की उमंग और उत्तेजना की ऐसी परिणति होनी थी। वर्षा ने घड़ी देखी। 11:15 बजे थी। उसे क्या हो गया? वह कभी भी सो जाती है। झुमकी, पानी दोगी? वह खिड़की के आगे आ खड़ी हुई। धूप मलानती, हवा मध्यम। सुबह देर से सोकर उठी। नाश्ते के बाद झुमकी ने क्रीम की मालिश की। वह थोड़ी देर लेटी रही, फिर झपकी आ गई। पीछे आहट हुई। वर्षा ने बढ़ाया गया ग्लास ले लिया और 2 घुट भरे। एकाएक लगा कि झुमकी का हाथ बहुत गोरा हो गया है। वह सेंट कब से लगाने लगी है? पीछे चंचल मुस्कान से दिव्या खड़ी थी। दिव्या वह आवेग से गले लग गई। उसके कंधे पे सिर रखे, उन्हें बाहों में बांध लिया। वह परिचित स्पर्श, वही परिचित गंध। दीदी 1 घंटे से बैठी हैं। झुमकी दरवाजे पे आई। मैंने कितना कहा जगा देती हूँ, पर मना कर दिया। उसे मालूम था दिव्या के लिए नींद पावन है। किसी को, विशेषकर प्रिय को सोते से जगाना उन्हें पसंद नहीं। तुम्हारी शूटिंग की थकान अभी तक नहीं उतरी? वर्षा ने मुस्कुराकर नहीं में सिर हिलाया। सुबह आई हो? सामान सैला के यहाँ है? हाँ। दिव्या बिस्तर पे बैठ गई। किसी का दिल न दुखाने की दिव्या इस नीति से वर्षा सहमत थी। रहेगी वर्षा के पास, सामान सैला के यहाँ रहेगा। प्रिया बाग में खेल रही है। वर्षा उनके सामने बैठ गई। अचानक तुम्हें सामने पाकर जिंदगी में आस्था बढ़ गई है। कितने सालों से गर्मियां तुम्हारे साथ बीतती हैं? दिव्या बोली। तुम्हारी आखिरी चिट्ठी आई तो मुझे लगा तुम डबिंग के लिए चली जाओगी, तो कैसे मिलना होगा। फिर बातों का सिलसिला चल निकला। पहले चाय पी, फिर शरबत पिया, फिर खाना खाया, फिर बिस्तर पे लेटे कुछ धीमे स्वरों में बातें की क्योंकि प्रिया सो रही थी। फिर दिव्या को झपकी आ गई। जब प्रिया कुनमुनाने लगी, वर्षा ने प्रिया को गोद में उठाया और दबे पांव बाहर निकल आई। दिव्या जब बाहर आई तो 5 बज रहे थे। वर्षा बाग में प्रिया के साथ आंख मिचौली खेल रही थी। झुमकी चाय दोगी? वर्षा ने पुकारा। दीदी जाग गई। शाम ठंडी होने लगी थी। लता मंडप में पक्षी चहक रहे थे। तुम्हारी लता मंडप देखकर मुझे शकुंतला का पौधों को सींचने वाला सीन याद आ जाता है। दिव्या बेंत की कुर्सी पे बैठी और आसपास भरपूर नजर डाली। देखो मम्मी देखो। वर्षा आखिरकार प्रिया ने एक तितली पकड़ ली थी। शाबाश, प्रिया कितनी होशियार है, दिव्या ने कहा। अब उसे छोड़ दो, देखो बेचारी कितनी दड़ गई है। नीरू तो तितली अपनी किताब में रखती है, प्रिया ने धीमे स्वर में प्रतिवाद किया। जो तितली को सताता है उसे तितली का सांप लगता है, दिव्या ने स्थिर स्वर में कहा, जैसे मुनि दुर्वासा का शकुंतला को लगा था। प्रिया के चेहरे पे कई रंग आए और गए, पर आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं थी। प्रिया ने तितली को उड़ा दिया, फिर ताली बजाती हुई उसके पीछे पीछे दौड़ी। प्रिया दिव्या के चेहरे का एक एक भाव, आंखों का एक एक संकेत पहचानती थी। दिव्या का आदेश छोटा, संतुलित एवं आवेगहीन होता था और प्रिया का तत्पर उत्तर, अच्छा मम्मी। वर्षा ने कभी नहीं देखा कि दिव्या ने प्रिया को डांटा हो। प्रिया को किसी भी बाल सुलभ चंचलता से रोकने के लिए काफी थे। दिव्या की आंखों का संकेत हो तो प्रिया चुपचाप देर तक अपनी जगह बैठी रह सकती थी। वर्षा ने कभी नहीं देखा कि प्रिया ने दिव्या से किसी चीज की जिद की हो। घर में कोई नई मूल्यवान चीज आए तो हाथ बढ़ाने से पहले प्रिया दिव्या से अनुमति लेती, मम्मी मैं छू लूं। हाँ, रोहन के साथ उसका व्यवहार दूसरा था। शाम को कार की आहट होते ही प्रिया सीढ़ियों पे दौड़ती, फिर रोहन के कंधे से चिपकी ऊपर आती। इन दृश्य पे वर्षा ने दिव्या को कभी स्निग्ध मुस्कान देते हुए नहीं देखा। वर्षा ने यह भी नहीं देखा कि दिव्या ने प्रिया के साथ लाड़ दिखाया हो। उनका अस्थायी और स्टैंडर्ड संबोधन था, मेरी बिटिया, मेरी लाडली, मेरी राजदुलारी इत्यादि कभी नहीं सुने गए थे। एक बार प्रिया के ज्वर के दौरान दिव्या ने उसके कपोल पर अपने अधर जरूर टिकाए थे, इसके अलावा दिव्या को पिघलते कभी नहीं देखा।
प्रिया का अब गोद में बैठने वाला बचपन नहीं रह गया था। अब दिव्या शारीरिक निकटता का इतना ही अवसर देती थी कि सड़क पर चलते हुए प्रिया की उंगली थाम लेती। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, एक बार दिव्या ने कहा था। वे अपने घर का भारी वातावरण समझ जाते हैं। यह क्या है? प्रिया ने वर्षा के मोटे मोटे शूटिंग एल्बम की एक तस्वीर पर उंगली रखी। क्लैप, वर्षा बोली। यह कौन है? सुमेरा। यह तुम्हें क्या दे रहा है? अफीम। क्यों? दाखा बहुत दुखी है इसलिए। यह तुम्हारा कौन है? प्रेमी। ओ माय गॉड! प्रिया ने अजीब सी परेशानी का भाव दिखाया। वर्षा हंस पड़ी। दिव्या के होठों पर भी छोटी सी मुस्कान आ गई। प्रिया झुमकी बरामदे में निकल आई। मंगोला लोगी? प्रिया उसकी ओर दौड़ गई। तो यह है सिद्धार्थ। दिव्या ने पन्ने पलटे। सिद्धार्थ झोपड़ी में वर्षा को दृश्य समझा रहा था, भालू के ठूंठ पे चलने का ढंग दिखा रहा था। दोनों कैनवास की कुर्सी पे बैठे हंस रहे थे। सिद्धार्थ ऊंट पे बैठी वर्षा को सलाम कर रहा था। सिद्धार्थ उसके घुटनों की खरोच पे फहा रख रहा था। एकदम ध्यान खींचने वाला चेहरा है। कौन है यह? जुगनी उसकी बाह में बाह डाले बैठी थी। जुगनी? वर्षा ने जुगनी की अनुकृति में तान ली। मैं कब करूं 16 श्रृंगार, मुंह अंधेरे निकल जाना होता है मुझे। जल्दी दोपहर तक पहुंचती हूँ। भीड़ भरे कुएं पर 2 घड़े के भरते भरते शाम ढल जाती है। चांद फीका होने लगता है घर पहुंचते पहुंचते। ओ पगड़ी वाले साजन, मैं कब करूं 16 श्रृंगार। पल भर चुप्पी रही। फिर वर्षा ने दिव्या को देखा। अकाल पड़ा तो जुगनी का पति काम की तलाश में पाकिस्तान के सीमा पार निकल गया। उसका छोटा सा बेटा काम ढूंढने वालों की टोली के साथ पंजाब की ओर चला गया। जुगनी बाड़मेर तक आई। एक व्यवसायी उसे रोटी के वादे पे गुजरात ले आया। जुगनी उसके साथ 2 साल रही। समय के माप की कसौटी यह है कि उसके 2 बच्चे। फिर एकाएक उससे अपने इलाके का एक सौदागर टकराया, जिससे मालूम हुआ कि रेगिस्तान में बारिश हो चुकी है। व्यवसायी के घर में जुगनी को खाने पीने की कोई चिंता तो नहीं थी, काफ़ी आराम भी था, पर उसने फौरन अपनी छोटी सी पोटली उठाई और अकेली रेगिस्तान को निकल गई। दिव्या स्तब्ध सी उसे देखती रही। कहती थी, औरत ऐसी बेल है जिसमें ओस की बूंद गिरने से भी फूल आ जाता है। बेचारी अकेली बेल अपने बूते पे हर फूल को सहेज कर रख सकती है। तुम्हें शाहजहांपुर में मेरी आखिरी रात याद है? हाँ। वर्षा ने गहरी सांस लेकर सामने के अंधेरे और सन्नाटे में देखा। तब भी गर्मियाँ थी। हम देर रात को बाहर बरामदे की सीढ़ियों पे बैठे थे। आसमान में बड़ा सा चांद था। तुम्हारे आम के पेड़ की टहनियाँ हवा में डोल रही थी। मैंने ड्रामा स्कूल में दाखिले का फॉर्म भेज दिया था, पर अभी इंटरव्यू की सूचना नहीं आई थी। उम्मीद नहीं थी कि एडमिशन होगा। तुमने कहा था जी छोटा मत करो, लखनऊ आकर मेरे पास रहना। अंत तक आते आते उसकी आवाज़ थोड़ी रुंध गई। मैं अपनी थीसिस का आखिरी रफ चैप्टर देखते हुए उठी थी। दिव्या ने एक हाथ की उंगलियां उसके साथ उलझा ली। मैंने कहा था शाहजहांपुर निवास की मेरी 2 उपलब्धियां हैं, वर्षा और थीसिस। फिर हमने एक सिगरेट पी थी। वर्तमान की इस ऊंची प्राचीर से अतीत का वचन कितनी दूर जान पड़ता था, जैसे किसी प्राचीन युग का ध्वंसावशेष हो। क्या सचमुच आज की संपूर्ण जीती जागती वर्षा हजारों साल पहले की उस खंडित जर्जर अनुभूति से निकली है? और अगर दिव्या का सहारा न होता तो वह ऐसे समग्र रूप में यहाँ तक पहुँच सकती थी? आत्मपीड़ा के स्वागत के लिए इस मुद्दे को कुदेरना उसका प्रिय शगल था। देर रात थी। वे बरामदे की सीढ़ियां पे बैठी थी। आधा कटा हुआ चांद था। हवा सुहानी हो गई थी। अनुपमा काफी देर पहले सोने के लिए उठ गई थी। प्रिया टीवी देखते देखते सो गई थी। जुमकी ने उसे बिस्तर पे लिटा दिया था, फिर गुड नाइट कह के आउट हाउस में चली गई थी। थोड़ी देर पहले वर्षा 2 कप कॉफी बनाकर लाई तो दिव्या ने सिगरेट के लिए पूछा। वर्षा के दराज में 5-5-5 का पैकेट था, जो हर्ष उसके कमरे में भूल गया था। दिव्या ने काफी का बड़ा घूंट लिया और सिगरेट सुलगाई। अंधेरे में लौ चमकी और दिव्या के पतले पतले होठ दिखाई दिए। रोहन अच्छे हैं ना? हाँ, काफी व्यस्त हैं। दिव्या ने गहरी सांस ली। अब दूसरा बच्चा चाहते हैं। बेटा हो तो उनकी और उनकी माँ की मुराद पूरी हो जाए। दिव्या ने सिगरेट बढ़ाई तो वर्षा ने कस लिया। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। दिव्या कुछ पल चुप रही। मन का एक कोना बिल्कुल सूना है। वहाँ कोई उमंग नहीं है। उसे बाहर की कोई खुशी नहीं छूती। फिर कुछ अटकी। मानती हूँ विरासत में छोड़ने के लिए रोहन के पास बहुत कुछ है, पर एक वारिस तो घर में आ गई। फिर थोड़ी चुप्पी रही। पिछले साल अजीब सी बात हुई। कॉलेज के पते पे कलकत्ते से प्रशांत का ग्रीटिंग कार्ड आया। कुछ दिन मन को झकझोरने वाली उथल पुथल में बीते। यह तो प्रशांत ने ठीक नहीं किया, वर्षा ने धीमे स्वर में कहा। जो घाव भर रहे हैं उसे कुदेरना चाहिए। मेरी पहली प्रतिक्रिया यही थी। गुस्सा भी आया। सोचा कार्ड वापस भेज दूं। फिर धीरे धीरे कोमलता पनपने लगी। तो मुझे भूल नहीं पाए हैं, जैसे हारे हुए और लहलुहान को मालूम पड़े कि विजेता के पांव में मोच आ गई है। दिव्या दयनीय भाव से मुस्कुराई। प्रेम बहुत पेचीदी गुत्थी है, वर्षा बोली। उसी में दूर कहीं हवाई जहाज उड़ने की आवाज आई। कोई अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी, वर्षा ने सोचा। सिद्धार्थ कैसा है? बहुत नर्म, बहुत भरोसा जगाने वाला, एक भी शब्द ज्यादा न कहने वाला। वर्षा ने दिव्या को मुस्कान के साथ देखा। कुछ और कहूँ, सुनोगी? इसलिए तो आई हूँ, दिव्या लाड़ से बोली। उसके स्पर्श में थरथराहट सा संकोच आह्लाद है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर मैं उसकी पहली संजीदा प्रेमिका निकलूं। मुझे महसूस होता है कि गहरे चुंबन में वह भावना की पूरी गहराई से लीन हो चुका है। उसकी सांसों में समर्पण का ऐसा स्पंदन होता है कि मेरा रोम रोम सार्थकता से सिहर उठता है। वे क्षण वर्षा की स्मृति में उभर आए। सुख से विभोर हो जाने की अनुभूति कहीं दूर उमगी और भीतर तक सुख बुगा गई।
कुछ देर चुप्पी रही, क्यारियों में हल्की नम सरसराहट हुई, शायद उसकी बूंदें टपकी थी। फिर काम के क्षेत्र में हमारी जगह अलग अलग है, वह कैमरे के पीछे है और मैं कैमरे के सामने। हम प्रतियोगी नहीं होते, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वर्षा ने कॉफी का घूंट लिया। निर्देशक के बिना सिनेमा में मैं एक ऐसे अनुभव करती हूँ जैसे भूल भुलैया में खो गई हूँ। वह हाथ थाम कर पुरपेच गलियों से मुझे दरवाजे तक ले आता है। रंगमंच में भी निर्देशक का महत्व है, पर मुझे अपने ऊपर भरोसा रहता है। अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए तो मैं अपना चरित्र और अन्य पात्रों के साथ उसके अंतर संबंध को समझ ही लेती हूँ। अपनी गतियाँ भी स्वयं निर्धारित कर सकती हूँ, लेकिन फिल्म में टेक से पहले मैं मेले में खो गए बच्चे सा महसूस करती हूँ। दृश्य का नाटकीय महत्व तो मैं स्क्रीन के सहारे समझ लेती हूँ, पर स्क्रीन पे कैसा दिखेगा यह सब जाने बिना मैं अपने चरित्र के निर्वाह का थ्रस्ट निर्धारित नहीं कर सकती। जैसे ही मुझे यह मालूम होता है कि इस शॉट में दरवाजा खुलती दाखा का कमरे से ऊपर का हिस्सा ही दिखाई देगा, वह दरवाजा खोलकर धीरे धीरे खिड़की तक आएगी और लालटेन खिड़की पर लटका देगी। फ्रेम की निचली रेखा दाखा की नाभि रेखा है। यह जानते ही मेरी समझ में आ जाता है कि मुझे अपनी चाल के लिए चिंतित नहीं होना है। हाथ को नीचे कहाँ तक ले जाना है, आई लाइन कहाँ तक बनानी है। पहली बार वर्षा के मन में आया, इस फिल्म में सुमेरा की भूमिका में हर्ष होता तो उसकी उपस्थिति के कौन कौन से लाभ और हानियां होती। हर्ष की क्या खबर है। वर्षा चमत्कृत हो उठी। यहाँ आने पे पुराना पत्र मिला है जिसमें पहली फिल्म के लिए बधाई दी गई है और ढेर सारे आलिंगन व चुंबन। वर्षा ने घुटनों को घेरे उन पर सिर रख लिया था। अब मुंबई में भेंट होगी, वह कुछ पल खोई रही। देखे क्या होता है। एक ही शहर में तुम्हारे दो प्रेमी होंगे, दिव्या गंभीर स्वर में बोली। यह कोई आदर्श स्थिति नहीं है। वर्षा ने निरीह भाव से दिव्या की गोद में सिर रख दिया। बताओ क्या करूं, अपने मन को टटोलो। अब तुमने 23 पूरे कर लिए हैं। दिव्या ने उसके बालों में उंगलियां उलझा ली। आगे के लिए क्या सोचा है। सोचती तो हूँ पर उलझ भी जाती हूँ। घर बसाने की चाह है। हाँ, वर्षा ने स्वप्न मुस्कान दी। मेरा छोटा सा घर होगा, बहुत सुंदर और बहुत शांत। अब तफसील भी बता दो। दिव्या मुस्कुराई। वर्षा सीधी हो गई। बाहर बड़ा सा लान होगा जहाँ बीच में कुड़ुबक, शिरीष और मल्लिका की क्यारियाँ होंगी। किनारों पे मौलीश्री, कदम्ब और अशोक के पेड़ होंगे। बीचों बीच माधवी से छाया हुआ लता मंडप होगा। माली गुप्ता पीरियड से ही इंपोर्ट करेंगी। वर्षा हंस दी। एक और हौज में मछलियां किल्लोल करेंगी। घास पे दीर्घपांग नाम का हिरन उछलकूद मचाएगा। उसके साथ विदूषक नाम का झबरीला कुत्ता नोक झोंक करेगा। मेरे पाँव के पास मनराती हुई प्रेमबदा नाम की बिल्ली कौतुक के साथ उन दोनों को देखेगी। तुम कहाँ होगी। आम के पेड़ से लटकते झूले पर, जहाँ मैं सुबह की चाय पीऊंगी। सुबह की चाय हो गई। दिव्या मुस्कुराई। अब घर के अंदर चलें। जरूर। सफ़ेद रंग का ड्राइंग रूम जिसकी बाहरी दीवार कांच ही होगी। ऊपर बिल्लौरी लड़ियों का मुक्तालाप। दरवाजे पे अल्पना। ठहरो वर्षा, मुझे होशियारी से अंदर घुसना होगा। सामने की दीवार के सहारे बड़ा चमकता दीपदान जिसमें 100 बत्तियां जलेंगी। बाईं दीवार पे साउंड सिस्टम, धीमे सुर में सितार की रागनी। बीचों बीच सफेद मलमड़े 3 सोफे, दाईं और पीढ़ों के साथ छोटी मेज। पीछे मदिरा प्रकोष्ठ, कोने में सफेद फोन जिसकी घंटी जलतरंग सी बजेगी। झुमकी रिसीवर उठाएगी। वर्षा ने रिसीवर उठाने का माइम किया। वर्षा जी का निवास, क्षमा कीजिए, देवी शयन ग्रह में है। आप कृपया एक पहर के बाद अंकालिंगन करें। दिव्या खिलखिलाई। अब देवी के शयनागार में चले। हाँ, यह स्पल्ट 11 कंस्ट्रक्शन है। सीढ़ियों पे मोटा कारपेट, बाईं और स्टडी। 3 दीवारों पर छत को छूते रैक जिसमें संसार के श्रेष्ठ साहित्य भरा है, खासकर नाटक। एक कोने में मेज, कुर्सी और इंटरकॉम। वर्षा ने एक बटन दबाया। झुमकी, कॉफी दोगी। अभी लाई देवी। दिव्या तत्परता से बोली। अरे मेरे शयन कक्ष के बाहर तो लाल बत्ती जल रही है, जिसका मतलब है कृपया विघ्न न डालें। पर तुम तो अपनी ही हो, आ जाओ। थैंक्स। शयनागार में बाईं ओर क्वीन साइड बेड, मुलायम तकिए, धवल चादरें, बड़ी सी खिड़की पर सफ़ेद पर्दे, फूलोलदी बेलें खिड़की को छूती हुई। दाईं ओर बड़ी वार्डरोब जिस पर चारों की नाम पट्टिकाएं लगी हैं। यह आइडिया मुझे अच्छा लगा। बगल में मेरे कद का आईना। नया दरवाजा आधुनिक भव्य बाथरूम में खुलता है। यहाँ लाइटिंग ऑटोमेटिक है। जैसे तुम दरवाजा खोलोगी कोने में हल्की सी रोशनी जल जाएगी। अब जरा देवी के भी दर्शन हो जाए। मैं शावर के बाद रेशमी महीन नाइटी पहनकर निकलती हूँ। कॉलर पे मेरा मोनोग्राम है। अरे चौंकती हुई झुमकी भोर के भीने उजाले में सामने खड़ी थी। दोनों दीदियाँ रात भर बातें करती रहीं। आज यहीं तक। वर्षा को उसके स्वप्न संसार में छोड़ देते हैं। बाय।